नमस्कार दोस्तों। क्या मोहब्बत इतनी खूबसूरत है। भाग 5। अब तक आपने पढ़ा, अरमान की दादी को हार्ट अटैक आया था। इस वजह से दादी हॉस्पिटल में दाखिल है। अरमान और जानकी रात को दादी के पास रुकते हैं और विशाखा को वापस घर जाना पड़ता है। अरमान बैठे हुए चेयर पर ही सो जाता है। सुबह जब अरमान की आँख खुलती है तो देखता है कि दादी को धीरे धीरे होश आ रहा है। अरमान डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कहता है, इन सब हालात खतरे से बाहर तो है, पर फिर भी अगले 2 दिन अगर यह ठीक रही तो फिर कोई बड़ी बात नहीं, फिर ये ठीक हो जाएगी। आप इनके आगे कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे इनको सदमा लगे। 12 दिन इनको पूरा खुश रखे। दादी को होश आ गया। अरमान के मोम डैड हॉस्पिटल आ गए। उन्होंने अरमान और जानवी फ्रेश होने के लिए घर भेज दिया गया। अरमान दोपहर तक नहा धोकर फ्रेश होकर वापस आ गया। वह दादी से बहुत प्यार करता था। अब वह दादी के पास जाना चाहता था। दादी के कमरे में पहुंचकर अरमान देखता है उसके मोम डैड, भैया भाभी और विशाखा के मोम डैड, भैया भाभी सब लोग दादी के पास खड़े थे। उसने देखा दादी हाथ के इशारों से उन लोगों से कुछ कह रही थी, जिनके जवाब में अरमान के डैड ने कहा, ठीक है, अभी बच्चों से बात करते हैं, आप परेशान ना हो। उन लोगों की बात सुनकर अरमान परेशान हो गया। उसे लगा दादी की कोई बात है जो उसके मोम डैड नहीं मान रहे। तो अरमान आगे होकर बोला, क्या बात है दादी, आप मुझसे कहीं, मैं आपकी बात अभी पूरी कर दूंगा। दादी ने अरमान की बात सुनकर हल्का सा स्माइल किया और अरमान के डैड हबैजी की तरफ देखकर अरमान का हाथ पकड़ लिया। तभी उसके पास में खड़ी हुई विशाखा का हाथ पकड़कर अरमान और विशाखा के हाथ को मिला दिया। अरमान के डैड और विशाखा के डैड दोनों बहुत खुश होकर एक दूसरे को देखा और फिर अरमान और विशाखा से बोले, ठीक है बच्चों, बहुत सही किया तुम लोगों ने, क्या फ़र्क पड़ता है, शादी धूमधाम से हो या सादगी से। जब दादी घर आ जाएगी तो हम तुम दोनों की बहुत बड़ी रिसेप्शंस करेंगे। चलो मैं पंडित जी से बात करता हूँ। मंदिर में तुम दोनों के अभी शादी हो जाएगी। विशाखा अरमान से पहले वहाँ पर थी तो उसे तो बात पता थी, मगर अरमान अभी आया था और उसने दादी और अपने पेरेंट्स की अधूरी बात सुनी थी, तो वह समझ नहीं सका कि दादी विशाखा और अरमान की शादी की बात कर रही है। अब उसे पूरी बात पता चल गई थी, दादी उसकी और विशाखा की शादी की बात कर रही है, तो उसने अपना सिर पीट लिया। मुझे क्या पता था, इस हालात में भी दादी की सुई हम दोनों की शादी पर ही अटकी हुई है। मगर अब अरमान हाँ कहकर ना नहीं बोल सकता था। उसे पता था कि इससे दादी की कंडीशन बिगड़ जाएगी। दादी ने विशाखा को अपने पास बुलाया। विशाखा, आज मेरी शादी की साड़ी पहनना और मेरे ही शादी के गहने। मैंने अपने छोटे पोते के लिए अपनी शादी के गहने और साड़ी संभाल कर रखी है। तुम्हें सारा सामान रति दे देगी। तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना मेरी साड़ी पहनने में? कैसी बातें करती हैं आप दादी। मेरे लिए मेरी खुशी की बात और क्या होगी कि आप मुझे अपने कपड़े और गहने दे रही हैं। विशाखा दादी की साड़ी और गहने पहनकर तैयार हो गई। अरमान जींस और टी शर्ट जिन कपड़ों में था उसी में शादी कर चला गया। दोनों की घंटे भर में शादी हो गई। शादी करके दोनों सीधे दादी के पास आशीर्वाद लेने आ गए। दादी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। दादी की आंखों में आंसू आ गए। दादी ने बारी बारी से उन दोनों को गले से लगाया और ढेर सारी दुआएं दी और फिर बोली, बस अब तो एक ही इच्छा रह गई है दादी की बात सुनकर अरमान बोला, दादी माँ, जो आपकी इच्छा रह गई है बता दो, मैं आपकी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगा। दादी विशाखा और अरमान का हाथ पकड़कर बोली, बस मेरी आखिरी इच्छा तुम दोनों की का बच्चा देख लूँ, बस फिर चाहे भगवान मुझे इस दुनिया से उठा ले। विशाखा और अरमान ने नज़र उठाकर एक दूसरे को देखा। विशाखा का चेहरा शर्म से लाल हो उठा था। चाहे अरमान को विशाखा में पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर उसका लाल हुआ चेहरा उसे देखना अच्छा लगा। फिर दादी से बोला, दादी, मैंने शादी तो सुपरफास्ट कर ली आपके लिए, अब बच्चा नहीं ना सुपरफास्ट हो सकता, उसके लिए आपको ठीक होना होगा। फिर देख लेना
जितने बच्चे आप चाहेंगे हम उतने पैदा कर देंगे। दादी पोते की बात सुनकर विशाखा के चेहरे से हजारों रंग हवाइयाँ आकर गुजरने लगी। अरमान नज़र बचाकर उसका चेहरा देख रहा था। विशाखा ने दादी पोते की बातें सुनकर अपना सिर पीट लिया। विशाखा सोच रही थी कितनी बेशरम है दोनों। अब तक आपने अरमान और विशाखा की शादी हो गई। जिन हालातों में शादी हुई उन हालातों में दोनों की शादी के बारे में सोचने का किसी को कोई मौका नहीं मिला। दोनों दादी के पास आशीर्वाद लेने के लिए आ गए। विशाखा को दादी की दी हुई साड़ी और गहने देखकर खुशी से झूम उठी। दादी अरमान से कहती है, अरमान बता, अगर तेरी शादी उस अनीता से हो जाती तो क्या वह मेरी शादी की साड़ी और यह पहनती? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद वह तो कोई और साड़ी भी नहीं पहनती। अनीता तो शायद किसी बड़े डिजाइनर का लहंगा बनवाती। तो देख लिया ना विशाखा मेरा कितना प्यार करती है। कुछ ऐसी ही लड़की मुझे तेरे लिए चाहिए थी। देख लेना यह तेरी ज़िंदगी को कैसे खुशहाल कर देगी। ज़िंदगी को कैसे खुशहाल कर देगी। दोनों दादा पोता छोटी छोटी बातों में लगे हैं। विशाखा उनको बैठकर देख रही है। अरमान की मोम दादी से आकर कहती है, अगर आप कहें तो इन दोनों को मैं घर ले जाऊं, इनका घर प्रवेश करवा दूं, तो क्या तुम इन दोनों को पहले यहीं पर ले आई? पहले इनका घर प्रवेश कराना था, फिर लेकर आना था मेरे पास। कोई काम नहीं है जो तुम ढंग से कर सको। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? अरे हबे, समझा अपनी बीवी को। अब ये सास बन गई है, एक भी काम ढंग से नहीं आता इसे। तभी अरमान बोला, नहीं दादी, मैंने ही जिद की कि पहले हम आपके पास आएंगे, फिर घर जाएंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं, आप हमसे गुस्सा ना हो। घर में उन लोगों का घर प्रवेश कराया जाता है। जैसे सिंपल सी शादी थी वैसे ही सिंपल सा घर प्रवेश था। कोई और तो था नहीं, सिर्फ घर के लोगों ने ही रस्म कर दी। सांची सिर पर पल्ला लेकर घर के अंदर आई और सब से आशीर्वाद लिया। तो अरमान की भाभी तान्या जी बोली, अरे अरमान तुम भी तो आशीर्वाद लो। अकेले विशाखा ही सबके पैर छू रही है। भाभी जरूरी है क्या सबके पैर छूने? और नहीं तो क्या शादी हुई है तुम्हारी? ऐसे मजाक करते हुए अरमान भी सबसे आशीर्वाद लेता है। इन सब रस्मों के दौरान सुबह शादी से लेकर घर प्रवेश तक अरमान एक बात तो जान गया था, विशाखा रस्म रिवाजों और परिवार को मानने वाले है। उसने दादी का मान कितने अच्छे से रखा। जो दादी ने कपड़े गहने पहनने को दिए वे खुशी से पहन लिए। जिन हालात में शादी करने को कहा चुपचाप कर ली। कैसे हंसी खुशी घर प्रवेश कर लिया और एक ही झटके में पूरे परिवार को इम्प्रेस कर दिया। इम्प्रेस तो वह खुद भी हुआ था दादी की लाल बनारसी साड़ी में और दादी की शादी के गहने में। विशाखा का रूप खूब दमक रहा था। जो उसके मन में बड़ों के लिए इज्जत और प्यार था, जो आज सभी ने देख लिया था। सब लोग विशाखा को अच्छे से जान गए थे कि क्यों दादी ने विशाखा को बहू के रूप में चुना है। उसकी सादगी में खूबसूरती थी जो देखने वालों को खूब खींच रही थी। उसे इस रूप में देखा एक बार तो अरमान ने भी अपने दिल की बीट मिस कर दी थी। इन सब के बीच विशाखा सोच रही थी, अरमान ने तो उस पंडित जी के सामने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया था। अब इन हालातों में उसको मुझसे शादी तो करनी पड़ी, मगर उसकी शादी का फ्यूचर क्या होगा? क्या वह अरमान की लाइफ में और उसके परिवार में वो जगह बना पाएगी जो जगह अरमान की वाइफ के होनी चाहिए? कहीं इस शादी के बाद अरमान का बिहेवियर उससे रूडली तो नहीं होगा? वह इस उधेड़बुन में सोफे पर बैठी सोच रही थी। तभी अरमान की सिस्टर नेहा उसके पास आई और बोली, आओ विशाखा, पहले खाना खा लो, फिर तुम दोनों जाकर आराम कर लेना। यह सच था कि विशाखा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह जब सुबह अस्पताल आई थी तो उसने सोचा था कि वह वापस आकर कुछ खाएगी। फिर अचानक उसकी शादी का प्लान बन गया और अब वह अपनी भूख प्यास सब भूल गई। जब नेहा दीदी ने खाने के लिए कहा तो उसके खाने के नाम से ही उसे भूख चमक उठी। अरमान अपने घर वालों से बोला, अब शाम होने को है, हम दोनों हॉस्पिटल जाएंगे, आप लोग घर रह जाएं। सब लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब आराम करें। अरमान ने विशाखा से कहा, विशाखा तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। तभी अरमान की मोम बोली, नहीं, तुम लोगों की आज शादी हुई है, तुम लोग आराम करो, मैं और तुम्हारे पापा आज हॉस्पिटल में रुकेंगे।
हमने तुम लोगों की बात मानकर शादी की। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम आपकी सारी बात मानेंगे। हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं तो जा रहे हैं। अपनी मोम की बात का जवाब अरमान बोला। मगर बेटा मेरी बात तो सुनो, मोम ने कहा। अरमान अपनी माम के गले में बाहें डालते हुए बोला, नहीं माँ, आप मेरी बात माने। यह दादी को भी अच्छा लगेगा। प्लीज़, अब तक आपने देखा किन हालात में विशाखा और अरमान की शादी हुई। अरमान चाहे पहले मानसिक रूप से तैयार नहीं था, मगर हालात की वजह से दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ विशाखा के मन में चल रहा था कि इस शादी का फ्यूचर क्या होगा। हॉस्पिटल में दादी के पास रुकने का फैसला करते हैं। जब अरमान और विशाखा साथ में दोनों को हॉस्पिटल आते हैं तो दादी उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है। अरमान ने चेंज करके लोअर टी शर्ट पहन ली थी। विशाखा उसी साड़ी में थी, लेकिन उसके सारे गहने उतार दिए थे। उसके हाथों में कंगन, गले में मंगलसूत्र था, बालों को उसने बांध दिया था। दादी उन दोनों को देखकर बोली, दादी माँ खुश होते हुए, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। मेरा बहुत मन था कि मैं तुम दोनों को ही रात को रुकने के कहूँ। अरमान दादी माँ का हाथ पकड़ते हुए, तो कहना चाहिए था ना। दादी माँ, पता है मैं सबकी कितनी मिन्नतें करके यहाँ आया हूँ। अगर आप कह देती तो सब हमें बिना कुछ कहे ही यहाँ भेज देते। दादी माँ हंसते हुए, मैं तो इसलिए नहीं बोली, तुम कहोगे। दादी माँ ने आज ही मेरी शादी कराई और रात को ही मुझे अपने पास बुला लिया। हम दोनों को अकेले रहने का मौका भी नहीं दिया। अरमान, क्या दादी माँ, आप भी। फिर दादी माँ ने विशाखा का हाथ पकड़ा। उसे देखकर बोले, तुम खुश तो हो ना विशाखा। मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर देख लेना मेरे बच्चे, तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। जो लोग अपने बुजुर्गों का मान रखते हैं, रब भी उन्हें हमेशा खुश रखता है। विशाखा, दादी माँ, आप किसी बात की टेंशन ना लें। हम दोनों का रिश्ता आपने बांधा है। आपकी दुआएं हमें ज़रूर लगेंगी। दादी माँ, तुम भी साड़ी चेंज करके अपने रात को पहनने वाले कपड़े पहन लेती। मुझे पता है तुम्हें साड़ी की आदत नहीं है। जैसे मेरे अरमान वैसे तुम इन कपड़ों की फॉर्मेलिटी में मत पड़ना। मुझे तुम सूट में, पैंट में, लोअर में, टी शर्ट में, साड़ी में, लहंगे में एक जैसी ही प्यारी लगोगी। और हाँ, अरमान की तरफ देखते हुए, मेरा पोता, तुम्हें अगर छोटे छोटे कपड़े पहनने को कहे तो खुशी से पहन लेना। फिर धीरे से विशाखा को अपने पास बुलाकर उसके कान में, पति को खुश रखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, समझी। तुम भी जो इसको पसंद हो वह सब पहनना। विशाखा हंसते हुए, ठीक है दादी माँ, जैसा आप कहें। दादी माँ धीरे से विशाखा को, जब मैं तुम्हारे दादाजी के साथ बाहर जाती थी तो घर वालों से छुपकर तुम्हारे दादाजी की पसंद के कपड़े पहना करती थी। तुम्हारे दादाजी मुझे उन कपड़ों में देखकर बहुत खुश होते थे। विशाखा, सच में दादी माँ, क्या आप दादाजी के साथ उन कपड़ों में कोई पिक्चर्स हैं? प्लीज़ मुझे दिखाओ ना। दादी माँ खुश होते हुए, पहले हम जहाँ से घर चले, मेरे पास तुम्हारे दादाजी के साथ बहुत ऐसी फ़ोटो हैं जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। वह पिक्चर मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाई, ठीक है। अरमान, दादी माँ, क्या मैं जान सकता हूँ आप दोनों मुझसे छुपकर क्या बातें कर रही हो? आप इतना धीरे धीरे बोल रही हो, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। दादी माँ, हम लड़कियों की बातें, तुम्हारे काम की कोई बात नहीं। चुपचाप अपना लैपटॉप पर काम करो। यही तो फ़र्क होता है लड़कियों और लड़कों। विशाखा, देख, तब मेरे पास बैठी है और तुम हो लैपटॉप लेकर कब से वहाँ पर बैठे हो, और फिर कह रहे हो तुम्हें हमारी बातें सुनाई नहीं दे रही। अरमान, दादी माँ, इट्स नॉट फेयर। आपने तो सच में पार्टी बदल दी। अब मैं दोनों लड़कियों के बीच में लड़का हो गया। कमाल है दादी माँ। दादी माँ, ठीक ही तो कह रही है मैं। अरमान, दादी माँ, कोई बात नहीं, चलो आपने तो पार्टी बदल ली, पर याद रखना अगर विशाखा इस टाइम यहाँ पर है, आपके पास है, तो सिर्फ मेरी वजह से। दादी माँ, पता है मुझे, तुमने शादी की है इससे, पर आइडिया किसका था? तू तो अनीता से शादी करने चला था। अरमान, ठीक है दादी माँ, आप जीती मैं हारा, आप दोनों बातें करो, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। अरमान डॉक्टर से मिलने चला जाता है। डॉक्टर अरमान से कहता है कि अब दादी माँ की हालत स्थिर है, 11 दिन और हॉस्पिटल में रखेंगे, फिर चाहे तो आप सारा प्रबंध घर पर कर लीजिए। यहीं पर हम एक ट्रेंडर नर्स भेज देंगे। डॉक्टर से बात कर अरमान वापस आ जाता है। जब अरमान डॉक्टर से बात कर कमरे में वापस आता है तो देखता है धीरे धीरे दादी माँ विशाखा से खूब सारी बातें कर रही है।
उनकी विशाखा के साथ होने वाली खुशी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। विशाखा भी खूब शांति से उनकी बातें सुनकर जवाब दे रही है, उनके साथ हंस रही है। ये सब देखकर अरमान के दिल में विशाखा के लिए इज्जत और प्यार दोनों ही पनपने लगते हैं। उसे लगता है शायद दादी माँ ने उसके लिए एक सही लड़की चुनी है। जैसे अरमान अपने परिवार से प्यार करने वाला लड़का है, उसे अपनी वाइफ के रूप में भी ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो उसके परिवार को उसी तरह प्यार कर सके, और शायद विशाखा ही वह सही लड़की है। यह सब सोचकर अरमान के मन में भी एक शांति सी पसर जाती है। उसे अपने अंदर से हल्कापन महसूस होता है। वह जो सुबह से शादी करने से लेकर अब तक उसके मन में था कि क्या वह एकदम विशाखा से शादी करने का सही डिसीजन ले रहा है, पर अब उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। शायद उसकी दिल की धड़कनों पर अब विशाखा कब्जा करने लगी। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में